लीजिए सुनिए डैनियल डेफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 33 फ्राइडे की शिक्षा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आध घंटे तक उस पलायित व्यक्ति की आंखें झपी रहीं। इसके बाद वो जाग उठा और गुफा से निकलकर मेरे पास आया। मैं बाहर बकरी दोह रहा था। वो मुझको देखते ही दौड़कर मेरे पास आया और मेरे प्रति दासत्व और कृतज्ञता का भाव प्रकट करने लगा। वो मेरे पैर को अपने माथे पर रखकर अपनी इच्छा से दासत्व स्वीकार करने लगा। मैं उसके संकेत से उसका मानसिक भाव अच्छी तरह समझ जाता था। मैंने भी उसको अच्छी तरह समझा दिया कि मैं तुम्हारे आचरण से संतुष्ट हूं। थोड़े ही दिनों में मैं उसके साथ बातचीत करने लगा। मैंने उसे बोलना सिखला दिया। पहले मैंने उसे ये समझा दिया कि तुम्हारा नाम मैंने फ्राइडे यानी शुक्रवार रखा है, क्योंकि शुक्रवार को ही वो मुझे मिला था। ये भी सिखला दिया कि तुम मुझको प्रभु कहा करो। उसको हाँ नहीं आदि अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द भी सिखला दिए। एक मिट्टी के बर्तन में मैंने उसको थोड़ा सा दूध और रोटी खाने को दी और स्वयं दूध में रोटी मिलाकर खाकर दिखला दिया कि दूध रोटी इस तरह खाई जाती है। उसने खाकर इशारे से बतलाया कि दूध रोटी खाने में बहुत बढ़िया है। उसी के साथ मैंने गुफा के भीतर रात बिताई। सवेरे उठकर मैंने उससे कहा, चलो तुमको कुछ कपड़े दूं। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और मेरे साथ चला। अभी तक वो एक प्रकार से नंगा ही था। गुफा से चलकर हम दोनों वहां आए जहां फ्राइडे ने दोनों असभ्यों की लाश को बालू में गाड़ रखा था। फ्राइडे ने ठीक जगह दिखलाकर इशारा किया, आओ हम लोग इन्हें उखाड़ कर खा लें। इससे मैंने अत्यंत क्रोध प्रकट करके अपनी घृणा सूचित की। मैंने इशारे से दिखाया कि ऐसी बात कहने से मुझे उबकाई आती है। ऐसी बात फिर कभी मुंह से न निकालना। मैंने उसको वहां से चले आने का इशारा किया। उसने बड़े विनीत भाव से मेरी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद मैं उसको साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ा। दूरबीन लगाकर देखा तो अग्निकुंड के पास एक भी असभ्य न था। उन लोगों की डोंगियां भी न थीं। वे अपने साथियों की कोई खोज खबर न लेकर उधर के उधर ही चले गए। तब मैंने वहां जाकर देखना चाहा कि वे लोग वहां क्या कर रहे थे। मैंने 2 बंदूकें आप लीं और फ्राइडे तीर कमान को कंधे पर लटकाकर एक हाथ में मेरी तलवार और दूसरे हाथ में मेरी बंदूक को लेकर मेरे साथ साथ चला। फ्राइडे तीर चलाने में बड़ा ही दक्ष था। वहां पहुंचकर मैं हक्का बक्का सा हो रहा। मेरा जी भिन्ना उठा, किंतु फ्राइडे के मन में जरा भी घृणा उत्पन्न न हुई। वो निर्विकार था। वहां के भीषण दृश्य का वर्णन करते मेरा हृदय कांपता है। मैंने देखा कि चारों ओर मुर्दे की ठठरी पड़ी है। इधर उधर अध जला आधा खाया हुआ नर मांस बिखरा पड़ा है। कहीं हड्डियां लहू मांस से भरी पड़ी हैं, कहीं सूखी हड्डियों का ढेर लगा है। मनुष्य के रक्त से भूमि लाल हो गई है। 3 मुंड और 5 हाथ कटे पड़े हैं। फ्राइडे ने संकेत द्वारा मुझसे कहा, वे लोग 4 कैदियों को लाए थे, जिनमें 3 आदमियों को मारकर खा गए, चौथा मैं ही था। दोनों दलों में खूब युद्ध हुआ था। युद्ध में जो बंदी होते हैं उनकी प्रायः यही दशा होती है। मैंने फ्राइडे से कहा कि उन ठठरियों और अधजले मांस हड्डियों को एकत्र करके उनमें आग लगा दे। वो नर मांस खाने के लिए फ्राइडे की लार टपक रही थी। उसकी राक्षसी प्रकृति जाग उठी थी। उसको खाने के लिए उद्यत देखकर मैं उस पर बहुत बिगड़ा। मेरी अत्यंत घृणा और चिढ़ने का भाव देखकर वो रुक गया। मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि अब यदि तू कभी नरमांस खाएगा तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। उन नरकंकालों को अच्छी तरह जलाकर मैं अपने घर लौट आया। फ्राइडे को एक जोड़ी सूती पजामा दिया और चमड़े का कुर्ता और टोपी सी कर दी। फ्राइडे अपने प्रभु की ऐसी पोशाक पहनने को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु पहले पहल कपड़ा पहनने में उसे बड़ा ही कष्ट होता था। उसे ऐसा जान पड़ता था जैसे पोशाक पहनने का उसे अभ्यास हो गया। अब मुझे इस बात की फिक्र हुई कि इसको रहने के लिए कहाँ जगह देनी चाहिए। इसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहां ये आराम से रह सके और मैं भी निर्भय होकर रहूं। कारण ये कि राक्षसी प्रकृति के मनुष्य का विश्वास ही क्या मालूम किस दिन उसकी चित्तवृत्ति कैसी हो। उसका राक्षसी स्वभाव जिस घड़ी प्रबल हो उठेगा उस घड़ी सर्वनाश होना ही संभव है। मैंने सोच विचार कर निश्चय किया कि बाहर और भीतर के घेरों के बीच की जगह में उसके लिए एक तंबू खड़ा कर देना चाहिए। मैंने एक छोटा सा तंबू खड़ा कर दिया।
यहां से गुफा के पास वाले दरवाजे से मेरे तंबू में जाने का एक रास्ता था। उसमें मैंने एक फाटक लगा दिया, उसका द्वार अपने तंबू की ओर रहने दिया और उसमें जंजीर भी लगा दी। जंजीर लगा देने और बाहर से सीढ़ी खींचकर भीतर रख देने पर सोने की अवस्था में भय की कोई संभावना न थी। फ्राइडे अब सहज ही मेरे घेरे के भीतर आकर मुझ पर आक्रमण न कर सकेगा। यदि किसी दिन घेरे को लांघ कर मुझ पर आक्रमण करने का संकल्प करेगा भी तो वो बिना खड़खड़ाहट के न आ सकेगा। कारण ये कि मैंने खंभों पर एक छप्पर खड़ा करके उसे पेड़ के डाल पत्तों से छाकर उस पर धान का पयाल बिछा दिया था। उस छप्पर के नीचे मेरा तंबू था। जहां सीढ़ी लगाकर मैं बाहर निकलता था वहां की जगह खाली थी, उसमें भी मैंने किवाड़ लगा दिए। रात को मैं सब अस्त्र शस्त्र अपने पास रखकर सोता था, किंतु इतना सावधान होकर रहने की कोई जरूरत न थी, क्योंकि फ्राइडे की अपेक्षा विशेष विश्वासपात्र, विनीत और निश्चल भृत्य हो सकता है ये मैं नहीं जानता। न वो कभी क्रोध करता था, न उसके चेहरे पर कभी विरक्ति का भाव झलकता था। वो सदा प्रसन्न और सभी कामों में अग्रसर रहता था। वो मुझको अपने बाप के बराबर मानने लग गया था। प्रयोजन होने पर वो मेरे लिए प्राण तक दे सकता था। ये देखकर मैंने समझा कि विधाता ने मानव जाति को सर्वत्र एक ही प्रकार के गुणों से भूषित किया है। मैं फ्राइडे के आचरण से अत्यंत प्रसन्न होकर उसको अपना काम धंधा और भाषा सिखलाने लगा। वो अच्छा ध्यानी शिष्य था। कोई बात जब मैं उसे समझाता था या वो समझता तो वो ऐसा खुश होता था कि उसको शिक्षा देने में बड़ा ही आनंद मिलता था। अभी मेरे दिन बड़ी खुशी से कटते थे। 2-3 दिन बाद मैंने सोचा कि फ्राइडे को नरमांस खाने का स्वाद भुलाने के लिए अन्य जंतुओं का मांस खिलाना आवश्यक है। एक दिन सवेरे उसको साथ लेकर मैं जंगल की ओर चला। मैं अपना पालतू बकरा काटने को जा रहा था, किंतु मार्ग में मैंने देखा कि एक वृक्ष की छाया में एक बकरी सो रही है और उसके पास 2 बच्चे बैठे हैं। मैंने फ्राइडे को पकड़कर चुपचाप खड़ा रहने का इशारा किया। इसके बाद गोली चलाई, जिससे एक बच्चा मर गया। कई दिन हुए फ्राइडे ने इसी तरह दूर से अपने शत्रु को मारते देखा था। वो मारे डर के थर थर कांपने लगा। ऐसा जान पड़ा कि अब वो मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। वो कुर्ता उतार कर अपने शरीर को चकित दृष्टि से देखने लगा कि कहीं आहत तो नहीं हुआ है। मैंने उसको धमकाया कि अब की बार मैं तुम्हें मारूंगा। तब वो दौड़कर मेरे पास आया और मेरे पैरों से लिपट कर ना मालूम क्या क्या विनय करने लगा। उसकी बातें तो मेरी समझ में आई नहीं। हाँ, इतना मैंने जरूर समझा कि वो मुझसे प्राण भिक्षा चाहता है। मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि मैं तुझे न मारूंगा। उसको मैंने बकरी का मरा हुआ बच्चा दिखला दिया। वो अवाक होकर बड़े गौर के साथ उसको देखने लगा। मैंने फ्राइडे की आंख बचाकर उसी समय फिर बंदूक में गोली भर ली। मैंने देखा कि एक पेड़ पर एक सुग्गा बैठा है। फ्राइडे को वो पक्षी और अपनी बंदूक को दिखाकर समझा दिया कि इस दफे मैं उस पक्षी को मारूंगा, और इसके बाद इशारे से पेड़ के नीचे की जगह बतलाकर ये भी कह दिया कि वो मरकर यहीं गिरेगा। मैंने बंदूक की आवाज की। सुग्गा मरकर पेड़ के नीचे गिर पड़ा। फ्राइडे फिर मेरी ओर देखकर चुप हो रहा। उसने मुझको बंदूक को भरते नहीं देखा था। उसने अपने मन में समझा कि बंदूक के भीतर मृत्यु विचित्र ढंग से ढेर की ढेर घुसी है। उसका विस्मय और भय दूर होने में बहुत दिन लगे। यदि मैं उसे न रोकता तो वो शायद मेरा और बंदूक का पूजन करता। वो बहुत दिनों तक साहस करके भी बंदूक को छूता न था। जब वो अकेला रहता था तब चुपचाप बंदूक के पास जाकर अपनी दीनता दिखलाता था और हाथ जोड़कर बंदूक से विनती करके कहता था, हे देव, मेरे प्राण बचाओ। मैं बकरी के मरे बच्चे को उठाकर अपने घर ले आया और उसका बहुत बढ़िया झोल बनाया। मांस के साथ मुझको नमक खाते देखकर फ्राइडे को बड़ा आश्चर्य हुआ। इशारे के द्वारा उसने मुझसे कहा, छी, नमक खाते हो? उसका कैसा बुरा स्वाद होता है। उसने मेरी देखा देखी थोड़ा सा नमक मुंह में डालकर थूक दिया और कुल्ला करके फिर भोजन करने बैठा। मैंने भी उसको दिखलाकर बेनमक का मांस मुंह में रखकर उसी की तरह थूक दिया, किंतु इससे कोई फल न हुआ। वो किसी तरह नमक खाने को राजी न हुआ। दूसरे दिन मैंने उसको कबाब खिलाया। उसके आनंद का क्या पूछना। उसने बार बार उमंग कर मुझे समझाया कि ये बड़ा ही अच्छा है, खाने में खूब स्वादिष्ट है। उसने कहा, अब मैं कभी नरमांस न खाऊंगा। ये सुनकर मैं प्रसन्न हुआ। तब मैंने उसको धान कूटना और आटा पीसना आदि सिखाया। उसने बात की बात में ये सब काम सीख लिए।
इसके बाद मैंने उसको रोटी बनाना सिखलाया। थोड़े ही दिनों में वो मेरे ही ऐसा घर के काम धंधों में प्रवीण हो गया। अब मुझे 2 व्यक्तियों के आहार की चिंता हुई। मैंने खेती का कारोबार बढ़ाया, ज्यादा जमीन तैयार की। फ्राइडे बड़ी खुशी के साथ अपने मन से खेती में परिश्रम करने लगा। वो मेरी आज्ञा पालने के लिए सदा तत्पर रहता था। भाग 34 क्रूसो और फ्राइडे। जितने दिनों से मैं इस द्वीप में हूं, उनमें यही साल मेरे बड़े सुख का था। फ्राइडे अब मेरी सब मोटी मोटी बातें समझ लेता था। अब वो मेरे साथ खूब बातचीत करता था। इन बातों से भी बढ़कर फ्राइडे की निश्चल भक्ति और विश्वास ने मुझे मुग्ध कर रखा था। फ्राइडे मुझको बहुत चाहता है सही, किंतु मैंने जानना चाहा कि उसे अब अपने देश को लौट जाने की इच्छा है कि नहीं। एक दिन मैंने उससे पूछा, अच्छा फ्राइडे, बतलाओ तो, तुम्हारे दल के लोग भी युद्ध में कभी विजयी हुए हैं? फ्राइडे, कभी कभी हो जाते हैं। मैं, युद्ध में विजयी होकर बंदियों को क्या करते हैं? फ्राइडे, करेंगे क्या, उन्हें मारकर खा डालते हैं। मैं, तुम इसके पहले कभी इस द्वीप में आए थे? फ्राइडे, हाँ, कई बार। मैं, यहां से महासमुद्र का उपकूल कितनी दूर होगा? इतनी दूर आने जाने में डोंगी डूबती नहीं है? फ्राइडे, नहीं, डोंगी कभी मारी नहीं जाती। प्रातःकाल समुद्र में हवा और जल का स्रोत एक ओर बहता है, सांझ को विपरीत दिशा में। ये समझ लेने से समुद्र यात्रा में विपत्ति की आशंका नहीं रहती। फ्राइडे की इस बात से मैं समझ गया कि वो ज्वार भाटे की बात कह रहा है। आखिर मैंने फ्राइडे के कथन से समझा कि मेरा ये द्वीप अरुणक नदी के मुहाने पर है। उसी नदी के स्रोत की बात फ्राइडे कह रहा है। आग्नेय यानी पूरब और दक्षिण कोण में जो द्वीप देख पड़ता है वो त्रिनिडाद टापू है। मैंने फ्राइडे से उसके देश के संबंध में हजारों प्रश्न किए। उसे जहां तक मालूम था सबका उत्तर दिया। उसकी जाति का नाम कारिब था। इससे मुझे मालूम हुआ कि नक्शे में जो क्यारबी द्वीप है वहीं के अधिवासी ये लोग हैं। फ्राइडे ने कहा, मेरे देश में जहां चंद्रमा डूबते हैं उसके आगे अर्थात पश्चिम दिशा में बहुत दूर आपके ऐसे गोरे लोग हैं। वे लोग भी मनुष्य हत्या करने में नहीं चूकते। इससे मैंने समझा कि वे लोग स्पेन वाले हैं। उन्हीं के बारे में ये कह रहा है। उनकी अकारण निष्ठुर हत्या का प्रवाद प्रायः देश देशांतर में फैला हुआ था। मैंने पूछा, फ्राइडे, तुम ऐसा कोई उपाय बता सकते हो जिससे मैं उन गोरे लोगों के पास तक पहुंच सकूं? फ्राइडे, क्यों नहीं, जरूर पहुंच सकते हैं। 2 डोंगियों पर जाना होगा। 2 डोंगियों पर जाना होगा, इसका मतलब मेरी समझ में न आया। बहुत पूछने पर मैंने समझा कि 2 डोंगियों से उसका मतलब 2 डोंगियों के बराबर एक बड़ी नाव से है। अब से मैं अपने उद्धार की कुछ कुछ आशा करने लगा। मेरे जी में इस बात की आशा ने जड़ बांधी कि इस असभ्य की सहायता से मेरा छुटकारा होना असंभव नहीं है। मैं जब तब फ्राइडे के साथ इस बात की आलोचना करके बहुत सुख पाता था। जब फ्राइडे मेरी भाषा अच्छी तरह सीख गया तब मैंने उसको कुछ धर्म की शिक्षा देना उचित समझा। कारण ये कि धर्महीन जीवन भार मात्र है। धर्म ज्ञान के बिना जीवन वृथा है। मैंने एक दिन उससे पूछा, अच्छा कहो तो फ्राइडे, तुमको किसने सिरजा है? ये अद्भुत प्रश्न सुनकर फ्राइडे कुछ चकित सा होकर बोला, क्यों, मेरे पिता ने? मैंने फिर हंसकर पूछा, अच्छा, ये सब समुद्र, धरती, पहाड़ और जंगल किसने बनाए हैं? फ्राइडे, वीणामुख ने। वे सबसे रहित हैं। वे भूमि, समुद्र, चंद्र, सूर्य और तारागणों की अपेक्षा भी पुरातन हैं। वही संपूर्ण संसार के सृष्टिकर्ता हैं। उन्हें सब लोग जगत पिता कहते हैं। मृत्यु होने के अनंतर सभी प्राणी उन्हीं वीणा मुख के साथ जा मिलते हैं। ईश्वर के संबंध में मनुष्य का स्वाभाविक ज्ञान देखकर मैं पुलकित हो उठा। मैं फ्राइडे के इस अस्फुट भगवत ज्ञान को और विशद करने के लिए उसको सर्वशक्तिमान विधाता के संबंध में अनेक बातें सुनाने लगा। यद्यपि मैं स्वयं खूब ज्ञानी या धार्मिक न था, तथापि मैं भगवान से ज्ञान की प्रार्थना करता था और फ्राइडे को शिक्षा देता था। थोड़े ही दिनों में वो मुझसे भी विशेष धार्मिक हो गया। उसकी संगति से मेरा दिन बड़े ही आनंद के साथ कटने लगा। यहाँ हम लोगों का आपस में मत विरोध नहीं,
संस्कार की संकीर्णता नहीं और शास्त्र की भी दुहाई नहीं। हम दोनों व्यक्ति साक्षात ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करके उनको पहचानने की चेष्टा कर रहे हैं। मैंने फ्राइडे को अपना सारा जीवन वृत्त सुनाया और उसको एक छुरी और एक कुल्हाड़ी पुरस्कार में दी। वो बेहद खुश हुआ। फिर उसको मैंने बंदूक का सारा तत्व सिखला दिया। मैंने उसको यूरोप का, विशेष करके इंग्लैंड का वर्णन करके सुनाया। अपने जातीय इतिहास, समाज, धर्म, वाणिज्य, शिक्षा आदि के विषय में बहुत सी बातें कहीं। एक दिन बात ही बात में मेरे जहाज डूबने की बात निकल आई। मैंने उसको अपने साथ ले जाकर टूटा हुआ जहाज दिखलाया। उसे देखकर फ्राइडे ने कहा, ऐसा ही एक जहाज मेरे देश में भी एक बार आया था। उस पर 17 गौरांग थे। हम लोगों ने उन्हें डूबने से बचाया था। मैंने पूछा, फिर उन लोगों का क्या हुआ? तुम लोगों ने मारकर उनका कलेवा तो नहीं कर लिया? फ्राइडे, नहीं, वे लोग अभी तक मेरे ही देश में हैं। मैंने पूछा, ये क्यों? क्या तुम्हारे देशवासियों को मंदाग्नि का रोग हो गया है? तुम लोगों को नरमांस भक्षण में ऐसी अरुचि क्यों हो गई? फ्राइडे, हम लोग मनुष्य मात्र को नहीं खाते, केवल बंदीगणों को ही खाते हैं। इसके कुछ दिन बाद एक दिन द्वीप के पूरब ओर पहाड़ की चोटी पर चढ़कर फ्राइडे एकाएक मारे खुशी के नाचने लगा। मैंने पूछा, क्यों फ्राइडे, क्या है? कुछ कहो भी तो। फ्राइडे, हाँ, बड़ा आनंद है, बड़ा महोत्सव है। प्रभु देखिए देखिए, यहां से मेरा देश देख पड़ता है। उसका चेहरा हर्ष से प्रफुल्लित था। दोनों आंखों में प्रेमाश्रु भरे थे। सर्वांग पुलकित था। धन्य मातृभूमि, एक असभ्य संतान के हृदय में भी तुमने कैसा पवित्र प्रीत का संचार कर रखा है। किंतु उसका ये आनंद मुझे अच्छा न लगा। मेरे मन में ये खटका हुआ कि यदि फ्राइडे किसी तरह अपने देश को चला गया तो संभव है वो धर्म की शिक्षा और कृतज्ञता भूलकर फिर अपनी पूर्व वृत्ति में प्रवृत्त हो जाए। इसके सिवा यदि वो अपने देश में जाकर मेरी चर्चा चलावे तो आश्चर्य नहीं कि 200-300 आदमी यहां आकर भोज में मुझी को स्वाहा कर डालें। मैं उस बेचारी निर्दोषी को दोषी मानकर अविश्वास और उदासीनता की दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा। हाँ, स्वार्थ ऐसा निंद्य है। स्वदेश के प्रति प्रीत प्रकट करना स्वाभाविक है। अपने देश को दूर से देखकर उसका प्रसन्न होना अयुक्त न था, किंतु उससे कहीं मेरे स्वार्थ में आघात न लगे, इस आशंका से मैं उसको विष भरी दृष्टि से देखने लगा। उसकी ये स्वदेश प्रीत मेरे आंखों में कांटे की तरह गड़ने लगी। उसका स्वदेशाभिलाष मेरी दृष्टि में घोर अन्याय जचने लगा। मैंने अब उसके साथ पहले की तरह बातचीत करना छोड़ दिया। मैं पहले उसे जिस दृष्टि से देखता था उस दृष्टि से अब नहीं देखता। उसके साथ अब मैं उस तरह मिलता जुलता भी न था। इसके अलावा उसका असली मतलब जानने के लिए मैं रोज रोज उससे अनेक प्रकार की जिरह करने लगा। मेरे प्रश्न का उत्तर वो ऐसा सरल और प्रेमपूर्ण देता था जिससे मेरे मन का भ्रम शीघ्र ही दूर हो जाता था। एक दिन मैं उससे यों प्रश्न करने लगा, फ्राइडे, क्या तुमको अपने देश जाने की बड़ी अभिलाषा होती है? फ्राइडे, हाँ, होती क्यों नहीं? अपने देश जाने की इच्छा किसी नहीं होती। तुम वहां जाकर फिर उसी तरह नंगे, नरमांस भोजी और अधार्मिक बनोगे? फ्राइडे, नहीं नहीं, ये क्यों? मैं अपने देश के लोगों को प्रेम और धर्म की शिक्षा दूंगा और नरहत्या करने से उन्हें रोकूंगा। तब तो वे लोग तुम्हें मार ही डालेंगे। फ्राइडे, नहीं, वे लोग धर्म कर्म की बात सीखना बहुत पसंद करते हैं। उन बृहत नौकारोही गौरांग लोगों से वे लोग कितने ही विषय सीख चुके हैं और भी सीखते होंगे। तो क्या तुम देश लौट जाओगे? फ्राइडे हंसकर बोला, जाऊंगा कैसे? इतनी दूर तैरकर कोई कैसे जा सकता है? जाने के लिए तुमको एक नाव तैयार कर दूंगा। फ्राइडे, यदि आप चलें तो मैं भी आपके साथ साथ जाऊंगा। अरे, मैं चलूं? ऐसा होने से तो वे लोग मिलकर मुझे खा ही डालेंगे। फ्राइडे, नहीं नहीं, आप ऐसा न समझें। मैं उन लोगों से आपकी दया और अपने ऊपर उपकार की बात कहूंगा। उन लोगों को श्रद्धा भक्ति करना सिखलाऊंगा। मेरे देश में जो अभी 17 गौरांग विद्यमान हैं उनसे तो कोई किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करता। अब मेरे मन में ये धुन समाई कि समुद्र पार होकर उन 17 यूरोपवासियों के साथ किसी तरह भेंट करनी चाहिए। उन लोगों के साथ सम्मिलित होने की वासना प्रबल हो उठी। मैंने फ्राइडे को ले जाकर अपनी डोंगी दिखलाई।
हम दोनों उस पर सवार हुए। देखा फ्राइडे नाव खेने में पूरा उस्ताद है। मैंने कहा, फ्राइडे चलो, तुम्हारे देश को चलूं। फ्राइडे गंभीर भाव धारण कर चुप हो रहा। उसका अर्थ मैंने यही समझा कि इतनी छोटी डोंगी से समुद्र यात्रा करने का उसे साहस नहीं होता। मैंने कहा, मेरे पास एक और बड़ी नाव है। दूसरे दिन उसको वो नाव दिखाने के लिए ले गया। देखकर उसने कहा, हाँ, ये नाव बेशक बड़ी है, किंतु 22-23 वर्ष से बेहिफाजत यों ही पड़ी रहने से सड़गल गई है। तब मैंने एक और बड़ी डोंगी बनाने का संकल्प किया। मैंने कहा, आओ फ्राइडे, मैं तुम्हारे देश जाने का प्रबंध कर दूं। फ्राइडे बड़ी अप्रसन्नता और अनुत्साह के साथ बोला, मैंने आपका क्या अपराध किया है? आप इस दास पर क्यों इतने नाराज हैं? मैं असंतुष्ट क्यों होऊंगा? तुम देश जाना चाहते हो, उसी का प्रबंध करता हूं। फ्राइडे, मैं आपको छोड़कर अकेला जाना नहीं चाहता। मैं, वहां जाकर मैं क्या करूंगा? फ्राइडे, आप क्या नहीं करेंगे? आप मेरे देश का बहुत कुछ उपकार कर सकेंगे। धर्म, कर्म और ज्ञान का उपदेश देकर मेरे देश के मनुष्यों को वास्तविक मनुष्य कहलाने योग्य बनावेंगे। मैं, हाँ, तुम नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा नीच, अयोग्य और अधार्मिक हूं। मैं न जाऊंगा, तुम अकेले जाओ। फ्राइडे ने झट एक कुल्हाड़ी उठाकर मेरे हाथ में दी और कहा, लो साहब, मुझे निर्वासित करने के बदले एकदम मार ही डालो, इसमें तुम्हारी बड़ी दया होगी। आंसू भरी आंखों से मेरी ओर देखकर ऐसे दीन भाव से उसने कोमल वचन कहे कि मैं मुग्ध हो गया। द्वीप में डोंगियों की तो कुछ बात ही नहीं। बड़े बड़े जहाज बनने के उपयुक्त तो बहुत से दरख्त थे, किंतु हमें तो डोंगी के योग्य एक ऐसा पेड़ चाहिए जो पानी के समीप हो। इतना सुभीता मिलना कठिन था। फ्राइडे ने बहुत खोज कर ऐसा पेड़ ढूंढ लिया। उसने पेड़ की जड़ को आग से जलाकर खोखली करने का प्रस्ताव किया तो मैंने उसको लोहे के हथियार की उपयोगिता दिखला दी। उसने शीघ्र ही वो काम सीख लिया और बसूला तथा रूखानी के द्वारा 1 ही महीने में डोंगी तैयार कर ली। इसके बाद छोटी छोटी चिकनी डालों को बिछाकर उनके ऊपर से थोड़ा थोड़ा लुढ़काकर नाव को पानी पर ले जाने में और 15 दिन लगे। इस नाव में 20 आदमी मजे में बैठ सकते थे। यद्यपि नाव इतनी बड़ी थी तो भी फ्राइडे का इस तेजी से खेना देखकर मैं विस्मित हुआ। वो अब नाव खेकर मुझको समुद्र पार कर देने को राजी है, किंतु नाव का कुछ और काम करना बाकी रह गया था। मस्तूल और पाल लगाना था। मस्तूल की कमी न थी। फ्राइडे को एक सीधा सा पेड़ दिखलाकर मस्तूल बनाने की रीत बता दी। अब पाल का प्रबंध करना बाकी रहा। मेरे पास पुराने पाल के बहुत टुकड़े थे, किंतु इतने दिनों से वे यों ही पड़े थे। उन्हें उलट पलट कर देखा तो उनमें 2 टुकड़े अच्छे निकले। उन्हीं दोनों टुकड़ों को जोड़कर पाल बनाया। ये सब करते धरते 2 महीने लगे। इसके बाद पतवार बनाई। पतवार बनाने में मुझे उतना ही परिश्रम करना पड़ा जितना एक छोटी सी नाव बनाने में करना पड़ता। अब फ्राइडे को नौका परिचालन की शिक्षा देने का अवसर आया। फ्राइडे नाव चलाना जानता था, किंतु वो पतवार और पाल आदि के विषय में कुछ न जानता था। कब कैसे इनसे काम लेना चाहिए ये फ्राइडे को बता देना जरूरी था। मैं स्वयं नाव खेकर फ्राइडे को सिखलाने लगा। पतवार को जिधर घुमाओ उधर ही नाव घूमेगी। लग्गी से नाव न खेने पर भी पाल के जोर से नाव मजे में चलती है। ये देख सुनकर फ्राइडे चकित हो मेरे मुंह की ओर देखने लगा। आखिर थोड़े ही दिनों में वो खासा नाविक हो गया, किंतु मैं कंपास का रहस्य उसे किसी तरह भी ना समझा सका। अभी आप सुन रहे थे डैनियल डिफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 34 क्रूसो और फ्राइडे, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।